ये दूसरी माँ ने मुझे डॉक्टर बनाया है। महात्मा गांधी जी का भी इलाज यहाँ हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल के रूप में इसको विकसित किया जाए। किसी ने मुझसे पूछा था कि पटना मेडिकल कॉलेज को आप किस रूप में देखते हैं, तो मैं कहूँगा कि हमारी दूसरी माँ है ये। एक माँ ने तो मुझे जन्म दिया था, लेकिन ये दूसरी माँ ने मुझे डॉक्टर बनाया है। तो इनका जो ऋण है हम इसको नहीं भूल सकते। जैसा कि आपने कहा कि टेम्पल मेडिकल कॉलेज की स्थापना टेम्पल मेडिकल स्कूल पहले था, जो दरभंगा एरिया में कहीं पर था, लेकिन उसको फिर पटना शिफ्ट किया गया। बाद में 1925 में प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, उस वक्त प्रिंस ऑफ वेल्स पटना बिहार आए थे, तो उन्हीं के ऑनर में इसका नाम रखा गया, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज। और उस वक्त जब ये इसकी स्थापना हुई थी तो भारत के प्रथम 5 मेडिकल कॉलेजों में, अस्पतालों में ये एक था। और उड़ीसा और बिहार का ये पहला, आफ्टर कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, ये पहला ये अस्पताल था जिसकी स्थापना हुई। ये बहुत ही गर्व की बात है कि इस इंस्टीट्यूशन में बहुत बड़े बड़े काम हुए। महात्मा गांधी जी का भी इलाज यहाँ हुआ है, जयप्रकाश नारायण का इलाज यहाँ हुआ है, और बड़े बड़े लोग यहाँ इलाज कराए हैं। और हम लोग सभी इसमें गौरवान्वित हैं कि हमारे इस इंस्टीट्यूशन से इतनी बड़े अच्छे छात्र, पूर्ववर्ती छात्र अभी पूरे दुनिया के, विश्व के हर एक कोने में फैले हुए हैं। मैं तो केवल इतना कहना चाहूँगा कि पटना मेडिकल कॉलेज छात्र का जो हम लोग पूर्ववर्ती छात्रों का जो एसोसिएशन है, उसके माध्यम से मैं उसमें सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट के रूप में काम किया हूँ। और आपने जो कहा कि मैं विदेशों में भी पढ़ा हूँ, तो मैं दोनों की परिकल्पना कर सकता हूँ और इसके संरचना के बारे में बात कर सकता हूँ। इतना तो मैं बता दूँ पहले कि अंग्रेजी पद्धति से जो मेडिकल की पढ़ाई होती है वो पटना मेडिकल कॉलेज में होती थी, और वही पढ़ाई उसी पद्धति से इंग्लैंड में भी होता है। इसलिए इंग्लैंड हम लोग काफ़ी डॉक्टर्स लोग जाते हैं, और हम लोग वहाँ पर इंग्लैंड के पद्धति जो मोस्टली सेम पद्धति है, सेम बुक्स हैं और सब कुछ है, हम लोग पढ़ते हैं। तो पटना मेडिकल कॉलेज चूँकि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था बिहार का जिसकी ख्याति बहुत थी, और जितने भी हमारे बड़े बड़े प्रोफेसर थे उनका पूरे दुनिया में नाम था। जैसे कि हमारे ऑर्थोपेडिक्स में डॉक्टर बी मुखोपाध्याय, गायनी में मिस जॉन्स करके थी, उसके बाद लाला सुरनंदन हुए, उसके बाद डॉक्टर एम दास हुए, बहुत से ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर हई थे। उसके बाद डॉक्टर दुखन राम, जो भारत के राष्ट्रपति के भी डॉक्टर रहे हैं। ये सब लोग जितने इसी महाविद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र रहे हैं या शिक्षक रहे हैं। मैं 1965 में इस विद्यालय में प्रवेश लिया, और 1970 में मैं पास किया, और 70 से लेकर के 72 तक मैं हाउसमैनशिप और इंटर्नशिप किया। फिर 4 साल मैं पटना मेडिकल कॉलेज को छोड़कर नालंदा मेडिकल कॉलेज में शिक्षक के रूप में काम किया। उसके बाद मैं यूके चला गया। यूके से लौटने के बाद 1982 में हमने फिर पटना मेडिकल कॉलेज की तरफ रुख किया और यहाँ आने जाने लगा। मेरी कोई पोस्टिंग यहाँ नहीं हुई, लेकिन एज ए पूर्ववर्ती छात्र मेरा लगाव इस कॉलेज से इतना रहा कि हम पूर्ववर्ती छात्र के एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी रहे, प्रेसिडेंट भी हुए, और करीब 5-6 साल उस रूप में मैंने सेवा दी। मैंने ये देखा कि हमारा जो कॉलेज है, इसमें जो पूर्ववर्ती छात्र हैं उनका जो सौहार्दपूर्ण व्यवहार एक दूसरे के प्रति है, और आज हम बिहार के डॉक्टरों का जो एक एसोसिएशन जो हम विदेशों में भी बनाए हुए हैं, बिहार डॉक्टर्स एसोसिएशन, ये सब में मैक्सिमम विद्यार्थी पटना मेडिकल कॉलेज के ही हैं। पटना मेडिकल कॉलेज का स्वर्णिम इतिहास ऐसा था कि, और आज मेरे 3 बेटियों का मेरा जन्म पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ही हुआ एज ए मेडिकल कॉलेज। इतना कॉन्फिडेंस हम लोगों को था अपने प्रोफेसर, अपने शिक्षकों के ऊपर। ये बात दुखद है कि धीरे धीरे अभी प्रेजेंट सिचुएशन में लोग इसकी गरिमा घटती गई है, लेकिन फिर भी हाथी अगर बैठता भी है तो ऊंचाई रहता है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि पटना मेडिकल कॉलेज की गरिमा कभी भी कम नहीं होगी, और हम लोग बराबर उसको ऊपर उठाने में लगे रहते हैं। और अभी जो एक नया
नई योजना आई पटना मेडिकल कॉलेज में, पूरे पटना मेडिकल कॉलेज को एक जगह एकत्रित करके 5500 बेड का एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल के रूप में इसको विकसित किया जाए। ये सराहनीय है और मैं समझता हूँ कि इस 25 फरवरी को उसका एक पार्ट का इनॉग्रेशन हो जाएगा और लेफ्ट पार्ट 1-2 साल में बन के पूरा हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और पटना मेडिकल कॉलेज में जो आप ऑर्थोपेडिक्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं ऑर्थोपेडिक्स का हूँ। 1956 में राजेंद्र सर्जिकल वार्ड का उद्घाटन हुआ, RSB जिसको हम कहते हैं। उसमें जनरल सर्जरी का वार्ड था और उसके 3rd फ्लोर पर, फर्स्ट सेकेंड था, थर्ड नहीं 2nd फ्लोर का, ये ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर पर ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट की स्थापना हुई। और उसके जो संस्थापक थे वो हमारे प्रोफेसर बी मुखोपाध्याय थे। प्रोफेसर बी मुखोपाध्याय एक नामी गिरामी हड्डी के डॉक्टर, हंटेरियन लेक्चरर थे। वो रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स में एक हंटेरियन लेक्चर होता है, उसको उन्होंने दिया था, काफ़ी उनका नाम था। उनकी ख्याति इतनी थी कि वो डायरेक्टर इन चीफ बिहार सर्विस में हुए, मेडिकल सर्विस में हुए और साथ साथ प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स भी रहे। 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान की वार हुई बांग्लादेश के समय में, तो वार प्रिजनर्स, वार के इंजर्ड पर्सन्स के लिए जब दानापुर कैंटोनमेंट में के अस्पताल में जगह नहीं था, तो डॉक्टर बी मुखोपाध्याय को कैप्टन कहते हैं मेजर की उपाधि दे करके उसको, इस कॉलेज को बी या सी वार्ड में मिलिट्री वार्ड बनाया गया और डॉक्टर बी मुखोपाध्याय उसके इंचार्ज हुए। मैं उस वक़्त जस्ट डॉक्टर बना था और मुझे बहुत जिज्ञासा थी ये सब चीज़ देखने की, और लगा कि साहब ये मुझे प्रेरित किया कि मैं हड्डी का डॉक्टर बनूं। और उसी प्रेरणा से मैंने आगे पढ़ाई शुरू की और हड्डी में आया और हड्डी की पढ़ाई करते करते आज मैं इस जगह पर हूँ। तो पटना मेडिकल कॉलेज ये न ही हमें MBBS की पढ़ाई में मदद की, मैं यहाँ से MS भी किया हूँ और 74 से 76 तक मैं यहाँ MS का कोर्स करने के बाद, MS की डिग्री लेने के बाद मैं विदेश गया। तो इस कॉलेज के बारे में जितना कहा जाए वो कम होगा और इसका जो स्वर्णिम इतिहास है वो अतीत है और इसका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। न सिर्फ मैं यही कहूँगा कि यह एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ से हजारों विद्यार्थी निकले और दुनिया के सेवा मार्ग में, सेवा धर्म में अपने आप को लिप्त करके इस सेवा कार्य को, डॉक्टर्स के ईमान को, डॉक्टर्स के मान को बढ़ाया है। और मैं इस संस्था को सत नमन करता हूँ। आज इसके 100 वर्ष की होने पर आज हम सभी उल्लास से इस सेंटिनरी ईयर को मना रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस इंस्टीट्यूशन का और भी स्वर्णिम भविष्य सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद।